गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राय आधुनिक भारत के जनक के रूप में, रॉय एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन राय निसंदेह भारतीय राष्ट्रीयता के जनक और आधुनिक भारत के सूत्रधार थे। वास्तव में वह आधुनिक सचेत मानव थे और नए भारत का पुनर्जागृत आत्मा के प्रतीक थे। उनकी दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति महान थी। वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे, एक समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं की लगभग प्रत्येक पहलू को छुआ था। तो भारत के प्रति उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों के कारण ही वे आधुनिक भारत के जनक और पुनर्जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन को राय द्वारा दिए गए योगदान का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला हमारा सबसे फर्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत। राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। अंग्रेजों का विचार था कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक पतन का मूल कारण स्वयं हिंदू धर्म व संस्कृति थी। राय अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए इस तरह के प्रचार के विरोध थे। उनका प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म में गहरी निष्ठा थी। उन्होंने हिंदू समाज में आई कुरीतियों के लिए मुगल कालीन अज्ञान, अंधविश्वास और धर्मांधता को उत्तरदायी माना था। इसके कारण भारतीय समाज में प्रत्येक क्षेत्र में विसंगतियाँ पैदा हो गई थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राय ने यह विचार प्रकट किया कि हम भारतीयों को एक बार पुनः अपनी महान धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत तथा मान्यताओं को स्वीकार करना होगा, जो कि उसे समय अनुकूल बनाने में सहायक हो। इसी आधार पर उन्होंने भारत के पुनरुत्थान पर बल दिया, इसलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद के जनक। राजा राम मोहन राय को उदारवादी राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राम मोहन राय ने प्रारंभ से ही ऐसी किसी बात या विषय को स्वीकार नहीं किया जो कि उसकी राष्ट्रीयता की भावना को ठेस पहुंचाती हो। आरंभ में वह ब्रिटिश शासक के विरुद्ध थे, परंतु जब वह ईसाई प्रचारक और अंग्रेज मित्रों के संपर्क में आए तो उनकी विचारधारा में परिवर्तन हो गया था। वह ब्रिटिश शासन के आलोचक से प्रशंसक बन गई और ब्रिटिश शासन की प्रशंसा और गुणगान करने लगी। उनका विचार था कि भारत अपनी सभी तरह की समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक का हल ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर ही कर सकते हैं। उनकी ब्रिटिश लोकतंत्र और न्याय प्रणाली में पूर्ण आस्था थी। भारतीय समाज में प्रचलित समस्याओं का हल करवाने के लिए वे ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल आदि को प्रार्थना पत्र आदि लिखते रहते थे। ब्रिटिश सरकार उनके महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार करने में हिचकिचाती नहीं थी। उनके उदारवादी विचारों को ही 1885 के बाद कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने स्वीकार किया था। इसलिए राय को उदारवादी राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा बुद्धिवाद के प्रणेता। राय को भारत में बुद्धिवाद के प्रचार और प्रसार का श्रेय भी प्राप्त है। उनके समस्त चिंतन का केंद्र बिंदु उनका बुद्धिवाद था, जिसके इर्द गिर्द उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक विचार घूमते हैं। राय 1830 में इंग्लैंड में गए थे। उसमें इंग्लैंड में जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद की धारणा बहुत प्रचलित थी। बेंथम के उपयोगितावादी विचारों में उनका बुद्धिवाद भी शामिल था। राय के बुद्धिवाद पर बेंथम के बुद्धिवाद का काफ़ी प्रभाव था। इसके आधार पर राय ने मात्र प्राचीनता व धार्मिक विश्वास के आधार पर उन रीति रिवाजों, प्रथाओं, कर्मकांडों, नैतिक मान्यताओं आदि को स्वीकार नहीं किया। उनका विचार था कि हमें कोई भी बात तब तक स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो कि तार्किक व बौद्धिक दृष्टि से सही ना हो। इसलिए जो है उनके अनुसार धर्मांतर, रूढ़ि रिवाजों आदि को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे तार्किक दृष्टि से सही नहीं थे। उनका आधुनिकतावाद ऐसे बुद्धि संगत और उपयोगी मूल्य और दृष्टिकोणों को अपनाना चाहता था जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत लागू कर सके। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पत्रकारिता के जनक। राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उनकी पत्रकारिता की शुरुआत राय ने सर्वप्रथम बंगाल में की थी। उन्होंने बंगालियों में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने के वास्ते 1821 में संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली समाचार पत्र का विमोचन किया। 1829 में वह बंगाल हेराल्ड नाम के एक अंग्रेजी समाचार पत्र के सह स्वामी बन गई, परंतु शीघ्र ही समाचार पत्र को उन्होंने बंद भी कर दिया था। उसके स्थान पर उन्होंने बंगदूत नाम के एक अन्य समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में भी एक समाचार पत्र का आरंभ किया था जिसका नाम था मिरातुल अखबार था। वह समाचार पत्रों में निर्भीकता और निष्पक्षता के समर्थक थे।
वह प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने 1823 में गवर्नर जनरल के उस प्रेस अध्यादेश का विरोध किया जो कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था। इसलिए राय जो थे वो राष्ट्रीय पत्रकारिता के जनक थे। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। राय के विचार यद्यपि मूलतः राजनीतिक नहीं थे, फिर भी उन्होंने उदारवादी परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। राय भारत को केवल एक मात्र इकाई के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण इकाई के रूप में देखते थे। राय ने राष्ट्रीय चेतना से शून्य भारत में राष्ट्रीय चिंतन की परंपरा प्रारंभ की और भारतीयों में राजनैतिक पुनर्जागरण के बीज पैदा किए। उन्होंने ब्रिटिश शासन प्रणाली और न्याय प्रणाली आदि में विश्वास प्रकट किया। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भविष्य के भारत की एक ऐसी कल्पना प्रस्तुत की जो विश्व के विकसित व समृद्ध राष्ट्रों में अपना उचित स्थान पाने में समर्थ हो। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने तत्कालीन शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। इसलिए उन्होंने भारत के संवैधानिक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक क्षेत्र में योगदान। राय ने भारत के सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। न्याय जो है वो सूत्रपात किया, इसलिए उन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। वह एक महान समाज सुधारक थे। तत्कालीन भारतीय समाज में कई सामाजिक बुराइयां आ गई थी जिसके कारण भारतीय समाज काफ़ी जटिल बन गया था। अपने अध्ययन के बाद राय ने महसूस किया कि हिंदुओं के राजनीतिक हास का मुख्य कारण उनका धार्मिक और सामाजिक पतन ही है। उनका विश्वास था कि कोई भी राजनीतिक सुधार तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि सामाजिक क्षेत्र में सुधार नहीं किया जाए। तत्कालीन भारतीय समाज में मूर्ति पूजा, स्त्री प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन था। ये सभी कुरीतियाँ मूलतः स्त्रियों से संबंधित थी, जिसने स्त्रियों की स्थिति को समाज में बहुत दयनीय बना दिया था। उन्होंने प्राचीन धर्मशास्त्रों की उदार व्यवस्था प्रस्तुत की, सामाजिक सुधारों के पक्ष में जनमत का निर्माण किया तथा आवश्यकता होने पर कानून की मदद भी ली। उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में इस कुप्रथा को समाप्त करवाया। वह मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। वे 2 उपनिषदों के आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इस प्रकार जो है राय जो है भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में जो है हमेशा तन मन धन से लगे रहते थे और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक क्षेत्र में योगदान। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों के साथ साथ धार्मिक सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया। धर्म और आध्यात्मिकता उनके चिंतन का मूल आधार थे, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि वे मूलतः एक धर्म सुधारक ही थे। परंतु धार्मिक सुधार का उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। उनके धार्मिक विचारों का मूल सिद्धांत एक परमात्मा में विश्वास नहीं था, जो कि समस्त मानव प्राणियों का जनक है। वे एकेश्वरवादी थे। उनका हिंदू धर्म के अनेक ईश्वर में विश्वास नहीं था। एकेश्वरवाद की धारणा उनके वेदांत से प्राप्त की थी। वे 2 उपनिषदों का राय ने गहन अध्ययन किया था। उनमें केवल निराकार ब्रह्म की बात कही थी, जिसका कोई आकार नहीं था। वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी थे। राय ने धर्म को एक आध्यात्मिक व नैतिक सत्ता के रूप में मान्यता दी। इस आधार पर एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की जिसके नैतिक सिद्धांत विश्व के सभी मानव धर्मों द्वारा स्वीकार्य हो। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली, जिसके द्वारा सभी जाति, वर्गों और धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। तो ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा, जातिगत भेदभावों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने हिंदू धर्म में आ चुकी धार्मिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए और वो धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने में कामयाब भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। राजा राम मोहन राय ने अपने शैक्षणिक विचारों को प्रस्तुत करके भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने समय में शिक्षित और विद्वान भारतीय थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विकास पर उपयोगितावादी ढंग से विचार किया। उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षा विचारों का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को मध्ययुगीन अंधकार से निकालकर आधुनिक युग में ले जाना था। राय का मध्यकालीन मुगलकालीन शिक्षा में विश्वास नहीं था। उनके अनुसार मुगलकालीन शिक्षा अनुदारवादी, परंपरावादी और संकीर्ण थी। शिक्षा संबंधी राय के विचार नवीनतम, क्रांतिकारी और दूरदर्शी थे। इसलिए उनका अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में पूर्ण विश्वास था। राय ने इस बात का समर्थन किया कि भारतीय शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक शिक्षा का समावेश किया जाए। वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के समर्थक थे। राय ने जहाँ पाश्चात्य स्कूल
पद्धति, अंग्रेजी भाषा और साहित्य और प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन का समर्थन किया। वहाँ पर उन्होंने शिक्षा में भारतीय दर्शन और संस्कृति के अध्ययनों को भी पर्याप्त स्थान दिया। इस प्रकार राय जो है हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान मानते थे। अपने शिक्षा संबंधी विचारों के कारण ही राय को आधुनिक भारत में महान शिक्षा शास्त्री माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्थिक क्षेत्र में योगदान। राय ने मूलतः सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों के विकास व उनकी त्रुटियां आदि के संबंध में ही अपने विचार प्रकट किए थे। उनके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचार मूलतः उनके सामाजिक विचारों का ही सुधारों का ही एक अंश है। वह भारतीय समाज के रहत्यवाड़ी, कृषि प्रधान तथा देहाती आधार को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि भारत अपनी प्राचीन समय के समान ही आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुदृढ़ समृद्ध बना रहे। वे भारत की आर्थिक स्थिति की दुर्दशा से काफ़ी दुखी थे। राय ने तत्कालीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया और भारत से धन की निकासी, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण, कृषि भूमि की व्यवस्था, भारतीय कृषि के पतन, पूंजी की कमी, भारतीय निर्यात पर कम कर, सरकार की लगान वसूली, औद्योगिकरण आदि पर अपने विचार प्रकट किए। उनके आर्थिक विचारों उपयोगितावादी विचारों का प्रभाव था। वह स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की धारणा को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भारतीय धन के ब्रिटेन में जाने से वह अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने चरित्रवान व पूंजीवादी अंग्रेजों को भारत में आकर रहने की मांग का समर्थन किया ताकि वह भारत में पूंजी निवेश करें। इसलिए भारत का धन ब्रिटेन में जाने से रुकेगा। उनके आर्थिक उदारवादी संबंधी विचारों का उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने भी समर्थन किया था। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को महत्वपूर्ण प्रमुखता प्रदान की। उनके निजी संपत्ति का समर्थक प्राकृतिक आधार पर किया। कृषि की उपज बढ़ाने के लिए वह काश्तकारों को भी कुछ सुविधाएं देने के पक्षधर थे। नेक्स्ट है उनका कानून व नैतिकता के क्षेत्र में योगदान। यद्यपि राय कानूनविद नहीं थे, तथापि उन्होंने कानून के मूल सिद्धांतों, प्रथा तथा नैतिकता के साथ उनके संबंध का स्पष्ट ज्ञान था। वह कानून और नैतिकता में अंतर भी करते थे। उनका विचार था कि कुछ कानून अनैतिक हो सकते हैं तो भी उनका पालन करना चाहिए। उनके अनुसार विधि संहिता स्पष्ट, सरल और जन कल्याणकारी होनी चाहिए। राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागों को पृथक करने की आवाज़ उठाई। उन्होंने विचार प्रकट किया कि न्यायपालिका को विधानपालिका से पृथक रखा जाए। भारत में राजस्व व न्यायिक व्यवस्था नामक पुस्तक में उन्होंने निर्भीकता से न्यायिक प्रशासन का मूल्यांकन किया था। उन्होंने भारत में न्यायिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारों तथा कानूनों आदि के संबंध में विभिन्न सुधारों का सुझाव दिया। उन्होंने भारतीय प्रांतों के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को सौंपने का कड़ा विरोध किया। नेक्स्ट हमारा राय का मानवतावाद। राय एक महान मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उनका विचार था कि सभी राष्ट्रों में रहने वाले मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, अतः विश्व में विद्यमान सभी राष्ट्र और समुदाय एक ही विश्व परिवार की शाखाएं व उपशाखाएं हैं। उनके मानवतावादी विचारों से प्रभावित होकर ही बेंथम ने राय को मानव जाति की सेवा में अपना घनिष्ठ और प्रिय सहयोगी कहकर उनका अभिनंदन किया था। राय ने मानव के मध्य होने वाले धार्मिक, भाषाई, नस्ली भेदभाव की आलोचना की तथा साथ ही विश्व नागरिकता की धारणा का समर्थन भी किया। उनके मानवतावाद से प्रभावित होने के कारण ही वह जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखते थे। नारी जाति के उत्थान संबंधी किए गए कार्यों के पीछे उनका मानवतावादी स्वरूप ही विद्यमान था। इसलिए उन्होंने सती प्रथा, बाल विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अपनी प्रार्थना में राय यह कहते थे कि प्रभु धर्म को एक ऐसा बना दो जो कि मानव और मानव के मध्य भेदों तथा घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता और शांति का प्रेरक हो। राय के मानवतावाद का अर्थ था कि पाखंड और कर्मकांड या पुनर्जन्म के बंधन से दूर रहकर मानव की आत्मा की आज़ादी का अनुभव कराना था। तो उपरोक्त विचारों से स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय ने भी आधुनिक भारत में नवीन क्रांति का सूत्रपात किया। उनके इन्हीं विचारों के कारण उन्हें भारत का जनक और नए युग का निर्माता कहा जाता है। वास्तव में वह आधुनिक सचेत मानव थे, नए भारत की पुनर्जागृत आत्मा के प्रतीक थे। सती प्रथा, बाल विवाह, नरबली आदि के विरुद्ध कानूनों को बनाना उन्हीं की सफलता का द्योतक था। उन्होंने जातिवाद के स्थान पर मानववाद, अंधविश्वास के स्थान पर विज्ञानवाद, अधिनायकवाद के स्थान पर प्रजातंत्र की नींव डाली। उनके विचारों से पहले तथा विचारों से पूर्व और पश्चिम दोनों में समन्वय था। इसलिए उन्होंने आधुनिक भारत का सर्वम पूर्व पाश्चात्यवादी की संज्ञा दी जाती है। स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय एक युग पुरुष थे।
उन्होंने जिस राष्ट्र की नींव रखी और जिन समाज सुधार आंदोलनों को प्रारंभ किया, उन्हें आने वाले भारतीयों ने, विचारकों ने अपने चिंतन में किसी न किसी रूप में अवश्य शामिल किया था। यही उनकी चिंतन का योगदान है। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।